नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 19वीं सदी में पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की बड़ी दयनीय स्थिति थी और समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण तरह तरह के अत्याचार सहन करने पड़ते थे। शिक्षा तो दूर, घर से बाहर घूंघट उठाकर बात करना भी आसान नहीं होता था। इस विषम परिस्थिति में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने में एक समाज सेविका का बड़ा योगदान रहा है। आज की इस वीडियो में उन समाज सेविका के जीवन संघर्ष के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आप इस जीवन प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिम्मत देगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी की महिला रत्न हैं। उनके द्वारा महिलाओं और गरीबों के लिए किया गया काम वास्तव में क्रांतिकारी है। सावित्रीबाई का जीवन भारत की पहली शिक्षिका, अध्यापिका, अनाथ बच्चों की मां और महिला मुक्ति आंदोलन की पहली अग्रणी के रूप में अमर हुआ है। सावित्रीबाई महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा प्रज्वलित दिव्य ज्योति है। सावित्रीबाई को देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका, कवयित्री और वंचितों की आवाज बुलंद करने वाली क्रांति ज्योति के तौर पर जाना जाता है। सावित्रीबाई को भारत में स्त्री शिक्षा की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिबा की तरह ही उन्होंने उग्र विरोध और उत्पीड़न से लड़कर सच्चाई, समानता और मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं इंसान हैं और पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। उनके कामों ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे सतारा मार्ग पर स्थित नाय गांव में एक दलित परिवार में सावित्रीबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे था, जो गांव के पाटिल थे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई का विवाह 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में ही 13 साल के ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। उस समय एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्रीबाई एक अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उसके पिता की नजर उन पर पड़ी, तो वह दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से किताब छीन ली और दूर फेंक दी। बस उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, एक दिन जरूर पढ़ना लिखना सीखूंगी। उस वक्त शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलितों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना एक पाप समान था। सावित्रीबाई विवाह के समय अनपढ़ थी और उनके पति ज्योतिबा केवल 3री कक्षा तक ही पढ़े लिखे थे। लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। शिक्षा लेना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है कहकर ज्योतिबा के परिवार वालों ने सावित्रीबाई की शिक्षा का कड़ा विरोध किया और ज्योतिबा के परिवार ने पुराने रीति रिवाजों और समाज के डर से दोनों को बेदखल कर दिया था। लेकिन ज्योतिबा ने सावित्रीबाई की शिक्षा जारी रखी। शुरुआत में ज्योतिबा एक आम के पेड़ के नीचे सावित्रीबाई और एक अन्य छात्र को पढ़ाते थे। महिलाओं को शिक्षा देने की शुरुआत ज्योतिबा ने ही की थी। उनका कहना था कि अगर कोई महिला सीखती है तो दहलीज का दीपक अंदर और बाहर चमकता है। ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को शिक्षित किया और बाद में सावित्रीबाई ने पुणे के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई समाज में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा का उपयोग करने का विचार लेकर आई। लेकिन यह विचार किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस समय महिलाओं को अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई ने कड़ा संघर्ष किया और अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवारपेट के विदेवाड़ा में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया और वह देश की पहली महिला शिक्षिका बन गई। सावित्रीबाई और ज्योतिबा द्वारा शुरू किए गए पहले लड़कियों के स्कूल में शुरुआत में सिर्फ 6 लड़कियां ही थी, लेकिन बाद में स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़कर 40-45 हो गई। अछूत समुदायों की लड़कियों की संख्या महत्वपूर्ण थी। इस दौरान घर से स्कूल जाते वक्त सावित्रीबाई को कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ता था। घर से स्कूल जाते समय सामाजिक उपद्रवी उनका विरोध करते हुए उन पर कूड़ा, पत्थर, यहाँ तक कि गोबर भी फेंकने लगे। इससे हताश होकर कभी कभी सावित्रीबाई कहती, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।
उसी वक्त उनके पति ज्योतिबा उन्हें धैर्य देते हुए कहते थे, अगर ज्योतिबा का प्रकाश बुझने का फैसला करता है तो अंधेरा कैसे मिटेगा। किसी भी अच्छे काम को पहले अवहेलना, फिर जिज्ञासा और अंत में स्वीकृति मिलती ही है। सावित्री बाई पर गोबर, पत्थर और कूड़ा फेंककर भले ही उनका अपमान किया हो, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से डरी नहीं, अपने लक्ष्य से भटक नहीं पाई। उसने आत्मविश्वास के साथ हर मौके का सामना किया और अपने दिमाग में महिलाओं की शिक्षा की लौ जलाई रखी। महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई के इस महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत आज के इस दौर में जिस प्रकार महिलाएं प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं, वह गर्व और सराहना की बात है। महिलाएं आज पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति कर रही हैं। आज ऐसी जगह नहीं है जहां आज की नारी अपनी उपस्थिति दर्ज न करा रही हो। राजनीति, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां जहां महिलाओं ने हाथ आजमाया, उसे कामयाबी ही मिली। सावित्री बाई ने ज्योतिबा की मदद से बिना किसी वित्तीय सहायता के 1 जनवरी 1848 से 15 मार्च 1852 तक लड़कियों के लिए 18 स्कूल शुरू किए। 1849 में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पुणे में उस्मान शेख नामक एक मुस्लिम भाई के घर पर एक स्कूल शुरू किया। महिलाओं की शिक्षा के लक्ष्य से प्रेरित होकर सावित्री बाई ने इस क्षेत्र में काम करना जारी रखा। 16 नवंबर 1852 को सावित्री बाई और ज्योतिबा को शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विधिवत सम्मानित किया गया था। सावित्री बाई का कार्य महिलाओं के शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने दलित उत्थान, अस्पृश्यता को रोकने, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की पहल के बारे में कई उल्लेखनीय कार्य भी किए। उन्होंने शूद्र, अतिशूद्र और स्त्री शिक्षा की शुरुआत की और एक नए युग की नींव रखी। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल का भी आह्वान किया, जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त था। इस बात का प्रतीक था कि उपस्थित सभी महिलाएं एक ही चटाई पर बैठी थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्री बाई और ज्योतिराव ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या रोकने के लिए रोकथाम गृह का निर्माण किया। वहीं 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्री बाई फुले इस सत्यशोधक समाज की बहुत समर्पित कार्यकर्ता थी। यह संस्था न्यूनतम खर्च पर दहेज रहित और बिना पंडित पुरोहितों के विवाह आयोजित करती थी। सत्यशोधक समाज संस्था के तहत जो भी शादियां होती थी, उन शादियों का सारा खर्चा फुले दाम्पत्य ही उठाते थे। 4 फरवरी 1879 को सावित्री बाई ने अपने दत्तक पुत्र की शादी भी उसी तरीके से की। इस विवाह का पूरे देश के पुजारियों ने भारी विरोध किया और अदालत गए, जिससे फुले दंपत्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इससे विचलित नहीं थे। सावित्री बाई को समाज में एक प्रखर लेखिका और कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1854 में काव्य फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह प्रकाशित किए। वहीं उन्होंने गो गेट एजुकेशन नामक एक कविता प्रकाशित की, जिसके जरिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित किया। ज्योतिबा फुले के निधन के बाद भी सावित्री बाई ने अपना सामाजिक कार्य जारी रखा, लेकिन 1897 में पुणे में भयानक प्लेग का प्रसार हुआ। इस दौरान सावित्री बाई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की देखभाल करना जारी रखा। इसी दौरान उन्हें भी प्लेग का संक्रमण हुआ, जिसके कारण 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही प्रोत्साहन भी मिला होगा। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।